रुख करते हैं राजधानी भोपाल के जहांनुमा पैलेस का, जहां पर बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम थैंक यू डॉक्टर शुरू हो चुका है। उन्होंने देखिए, इसके लिए शब्द नहीं है। आप कोई शब्द नहीं ढूंढ सकते कि इस शहादत को, इस जज्बे को, इस लेवल को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे अभिव्यक्त करेंगे। जैसा हम सब सुनते हैं कि हर चुनौती में, जैसा कहा जाता है कि एन ऑप्टिमिस्ट सीज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी कैलेमिटी, कोविड ने मुझे लगता है कि चिकित्सक बिरादरी, मेडिकल फ्रेटर्निटी को लेकर हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को पूरी दुनिया में, भारत में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और मजबूत किया है। जिस तरह से आप लोगों ने जिन रिसोर्सेज के साथ काम किया है, कमाल है। शब्द नहीं है हमारे पास। आपका एक ही जज्बा था कि आप जिस भी एप्रन के साथ या जो भी रिसोर्सेज आपके पास थे, आप उसके साथ अंदर गए, तो फिर आपने ये नहीं सोचा कि अब हमारा क्या होगा। आपकी कंसर्न यही थी कि हमें लड़ना है। एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में, एक नया वायरस जिसके बारे में पूरी दुनिया पहली बार समझ रही है, जिसका ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल तय नहीं है, लेकिन आपने बिना बहुत ज्यादा जजमेंटल और प्रयोग धर्मी होते हुए आपने हर वो चीज करने की कोशिश की जो मरीजों की जान बचा सकती थी। और यही वजह है मध्य प्रदेश में, तो मैं इस चीज को, और आप सबको, मेरे पास फिर शब्द नहीं होंगे, क्योंकि मैं जब फिगर्स देख रहा था तो बिहार में जिस तरह से हमने देखा कि काफी चिकित्सक फ्रेटर्निटी को नुकसान पहुंचा, मध्य प्रदेश अपेक्षाकृत उन राज्यों की टैली में कम है। यानी हमारे चिकित्सकों ने इस चीज को बहुत बेहतर समझा कि किस तरह से हम मेडिकल प्रोटोकॉल के साथ खुद को भी सुरक्षित रखें और पेशेंट्स की भी जान बचाने की कोशिश करें। इस कार्यक्रम में आपके सम्मान के साथ हम गौरवान्वित हैं। हमारे बीच में एचएस सर हैं, जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए एक ऐसे अध्यापक है, एक ऐसे विनम्र अध्यापक हैं। मैं जब बंसल हॉस्पिटल की शुरुआत हुई तो मैं वो लम्हा कभी नहीं भूलता जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अभी भी चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मेरा जब पहली बार साबका हुआ किसी चिकित्सक से, तो मैंने देखा कि वो फीस ऐसे लेते हैं। ये तमाम कॉर्पोरेटाइजेशन, बाजार के हमले के बाद भी मुझे लगता है कि भारतीय परंपरा अपनी जगह, अपनी इटर्नल वैल्यूज के साथ इंटैक्ट है। और एचएस सर के कई टीचर्स मैंने देखे जो इनसे दीक्षित होकर निकले। डॉक्टर योगेश मेहरोत्रा का नाम मुझे ध्यान आता है, जो इनका नाम लेते ही उनका हाथ जुड़ जाता है। तो सर, आप लोगों ने कमाल किया होगा। कई किस्से हैं जो मैंने आपके बारे में सुने हैं, चाहे सीसी चौबल सर हों या योगेश मेहरोत्रा सर हों, तमाम उन चिकित्सकों से। मुझे लगता है कि वो परंपरा फिर आगे बढ़ेगी। जब मैं रिसेंटली मीडिया में देख रहा था कि अमेरिका में बड़े घर फिर खरीदे जा रहे हैं, इसलिए कि बड़े भाई को यह महसूस हुआ है कि अकेले रहना बड़ा कठिन होता है। कोरोना में ये चिंता हम सब की रही है। तो अमेरिका में आपको भी जानकर अच्छा लगेगा कि भारत से प्रेरणा ली, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, कोरोना से जरूर उन्होंने प्रेरणा ली और वहां पर बड़े घर, बड़े मकान खरीद रहे हैं, क्योंकि वो एक साथ रहना चाहते हैं या अगल बगल एडजेसेंट हाउसेज में रहना चाहते हैं। कोरोना ने हमें यह भी बताया है कि एक दूसरे का साथ बहुत जरूरी है। लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन हम सब लड़ेंगे और हमें लड़ना होगा। लेकिन लड़ने के साथ हमें यह भी देखना होगा कि समाज पर इसका क्या असर है, समाज पर इसका क्या इम्पैक्ट है, और इसके जज एक बार आप फिर होंगे। क्योंकि लोग तकलीफ में अभी भी हैं, खासतौर से वो लोग जिनके यहाँ कोई अनहोनी घटी है, वो फिर आपकी तरफ देखते हैं पोस्ट कोरोना और उसके बाद की चीज़ों के लिए। तो इस कार्यक्रम के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत गौरव का क्षण है, और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं कुछ चिकित्सकों से ही उनकी तरफ आऊँगा, उनके अनुभव सुनना चाहूँगा।
उनके परिचय के साथ कि किस तरह से इस लड़ाई को उन्होंने लड़ा और किस तरह की फीलिंग उनकी रही। लेडीज फर्स्ट। मैडम आप आराम से बैठें, कंफर्टेबल बैठें आप, मैं माइक्रोफोन आपको दूंगा। आप अपने परिचय के साथ हमें ये बताइए कि ये लड़ाई बहुत कठिन थी, एक इमोशनल लड़ाई भी थी, और इस लड़ाई में कभी हम जीतते थे, यानी आप जीतते थे कभी, और कभी नहीं जीत पाते थे। कोई ऐसा अनुभव भी आपका हो जो जिसने आपको भी बहुत आपके करियर के अब तक के करियर में आपको बहुत गहराई तक छुआ हो, हमारे साथ जरूर बांटिए अपने परिचय के साथ। हेलो, आवाज आ रही? हेलो जी हाँ, मैं डॉक्टर अरुणा कुमार, जी। प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स्टेटिक गायनी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। स्वागत है। कोरोना के समय में जब कोरोना की फर्स्ट लहर थी जी तो आई वॉज वर्किंग एज डीन गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। जी। बड़ा कठिन दौर था। कुछ बोलना चाहूंगी कि समझ में नहीं आता था शुरू शुरू में बिल्कुल। कि किस तरह के मरीज आ रहे, कितना, क्योंकि बहुत सारी गाइडलाइंस बन रही थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे, तैयारियों को लेकर चैलेंजेस थे। फिर भी एज एडमिनिस्ट्रेटर जितनी कोशिश की और बनाया। एक समय था, बोलना चाहूंगी इस समय कि लोग बड़े घबराते थे गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होने के लिए, तो लोगों को लगता था, डर लगता था। तो काफ़ी प्रयास से हमारी पूरी टीम ने एक बड़ा अच्छा कोरोना ब्लॉक बनाया सरकारी सेटअप में। और फिर मैं बताना चाहूँगी कि मुझे भी कोविड हुआ और मैं काफ़ी सिक थी। मैं 6 दिन तक आईसीयू में थी और मैं गांधी मेडिकल कॉलेज में ही एडमिट हुई थी। और पूरा विश्वास था, क्योंकि जो इलाज करने वाले थे वो सारे मेरे स्टूडेंट्स थे, तो मुझे पूरा विश्वास था कि ये मेरे स्टूडेंट्स हैं और ज़रूर ये अच्छा करके मुझे बाहर निकाल लेंगे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि वाकई में मैं काफ़ी सीरियस थी और मेरे स्टूडेंट्स ही हैं जिन्होंने मुझे इलाज करके आज बाहर निकाला और आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो मैं अपने सब स्टूडेंट्स, मुझे लगता है तालियों से स्वागत होना चाहिए इसका। धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से और बड़े तन्मयता से पूरा जो है मोर्चा संभाल कर, और उसके बाद शायद मेरे ख्याल से गांधी मेडिकल कॉलेज का कोई ही डॉक्टर होगा या नर्स होगी जो गांधी मेडिकल कॉलेज में भर्ती होकर इलाज ना कराया हो उसने। वाह वाह। और फिर जब तैयारियों का समय आया, चूंकि मैं अंदर थी तो मुझे समझ में आया छोटी छोटी चीज़ों की क्या आवश्यकता थी। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो सारी चीज़ें वहाँ पर सुविधा जो है वो सामान्य जनता को उपलब्ध कराई जाए, और एक बड़ा अच्छा कोरोना ब्लॉक तैयार किया, जो आज भी कोरोना ब्लॉक सेकेंड समय में जो लहर आई थी उस समय काफ़ी अच्छा इलाज दिया गया था। बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपकी हिंदी जितनी सुंदर है, आपका काम तो बहुत ही शानदार है ही, लेकिन जिस तरह से आपने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त किया है वो भी बहुत सुंदर है। बहुत धन्यवाद मैडम, आपके लिए तालियों से एक बार और स्वागत कीजिए। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर साहब आप भी कुछ कहना चाहेंगे? जी। मैं डॉक्टर H.U. गौरी, प्रोफेसर रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल। मैं डायरेक्ट वैसे कोरोना वार्ड में तो नहीं हम लोग पोस्टेड होते थे, लेकिन जो कैंसर के मरीज जो आते थे उनमें काफ़ी घबराहट होती थी कि साहब हमारा इलाज होगा कि नहीं, कोरोना दौर में हम कीमो या रेडिएशन लगाएं या नहीं लगाएं। तो उनको गाइड करना मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट काम था। काफ़ी घबराहट थी, हर मरीज़ में घबराहट थी। सही टाइम पर ट्रीटमेंट के लिए नहीं आते थे, उनको मोटिवेट किया गया कि नहीं आप आइए, ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कोरोना केयर के दौर में हमें काम करने का बड़ा अच्छा मिला। बहुत धन्यवाद आपको। मैं ये भी चाहूँगा कि आप में से जो भी अपनी बात रखना चाहें, मैं सीनियर फ्रेटर्निटी जो है डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी भी हमारे बीच में है, मैं सर का बहुत स्वागत करता हूँ। और उनके हास्य बोध और जो वर्तमान परिस्थितियां हैं या पूर्व की हैं या अभूतपूर्व हैं, उन सब को लेकर जो उनकी प्रतिक्रिया होती है वो हमेशा सुनने में बहुत आनंद आता है। आप में से जो भी अपनी बात कहना चाहते हो, थोड़ा सा मुझे भी हिंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाथ उठाकर मुझे कृपया बताएंगे। हाँ, कि डॉक्टर मेहता, मैं आपकी तरफ आता हूँ। डॉक्टर अजय मेहता की तरफ हम चलें प्लीज। अपनी साथी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डॉक्टर मेहता ये
इन्होंने आपको संकेत किया कि माइक्रोफोन उन्हें चाहिए। हेलो। जी हाँ, थैंक यू शरद। मैंने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया था कि मुझे बोलना है, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये बोलना चाहिए। मैंने किया ये। मुझे लगता है कि बोलना चाहिए। एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग जितने लोग यहाँ बैठे हैं, करीब करीब सभी सफेद बाल वाले ज्यादातर लोग बैठे हैं, जो जिनको प्राइज मिल रहा है। क्योंकि होता यह है कि जब क्रिकेट में टीम जीतती है तो कप्तान को बुला के ट्रॉफी देते हैं, लेकिन उसके अलावा 10-11 प्लेयर और होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, जिनको हम लोग रेजिडेंट डॉक्टर बोलते हैं। मैं चाहूंगा जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो रेजिडेंट डॉक्टर के लिए ताली बजाएं, क्योंकि कोविड टाइम पे जो रेजिडेंट डॉक्टर ने काम किया वो शायद हम लोगों ने नहीं किया था। मेरे ख्याल से मुझे लगता है आप भी मेरी बात से सहमत होंगे डॉक्टर त्रिवेदी। तो खैर ये तो बात हुई, मैं उन लोगों के लिए ताली बजवा दी। लेकिन आप कुछ बोल रहे हैं, कुछ अच्छी बातें याद हो, कुछ खराब बातें याद हो, तो वो भी मैं शेयर करना चाहूँगा। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं उस कॉलोनी में क्या होता था कि जब कोविड टाइम था तो मैं तो बहुत कम राउंड लेता, रेजिडेंट डॉक्टर ही राउंड लेते थे। लेकिन जब मैं घर लौट के आता था और खाना खा के घूमने निकलता था, बड़ा मजा आता था साहब। जब पहले घूमने निकलते थे कम से कम 10-15 लोग घेर लेते थे और साथ में चलते थे। कोविड के टाइम पे 2 फीट दूर, 5 फीट दूर चलते थे, लोग पास में नहीं आते थे डॉक्टर के, लेकिन फिर भी सम्मान करते थे। एक टाइम वक्त हमने वो भी देखा जब डॉक्टरों के सम्मान की काफी कमी हुई थी। मेरे ख्याल से डॉक्टर देव पुजारी इस बात से सहमत होंगे। लेकिन कोविड ने डॉक्टरों को वापस सम्मान लौटाया है। लोगों ने देखा है कि डॉक्टर ने जान पे खेल के काम किया है। जिन लोगों ने किया मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, शायद मैंने इतना नहीं किया होगा जितना उन लोग। मैं तो ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और बाय चांस डॉक्टर हूँ, नॉट बाय चॉइस। तो बाय चांस में रहने के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि जिस सब्जेक्ट को मैंने लिया या जो काम मैं कर रहा हूँ, नहीं बहुत सारे लोग होंगे यहाँ बाय चांस वाले, मतलब अभी नहीं बोलेंगे लेकिन बहुत लोग बाय चांस होंगे। घर वालों ने बोला भाई मेडिकल पढ़ लो, डॉक्टरी हो जाएगी, चले जाओ, तो चले जाते हैं। कुछ और भी कर सकते थे बेहतर। लेकिन वो एक टाइम था जब हमें लगा कि जैसे बाकी फील्ड के इंजीनियरिंग के लोग होते हैं, पढ़ते कुछ हैं करते कुछ और हैं, लेकिन एकमात्र अभी कोविड के टाइम पे हमारी फील्ड थी जो हमने पढ़ा और वही हमें करने का मौका मिला और हमने समाज को दिया। सर, तो मैं चाहूंगा कि इसके अलावा कुछ यंग डॉक्टर से जरूर हम पूछें, उन लोगों ने जिनने फील्ड पे रह के लगातार युद्ध को लड़ा हो। बिल्कुल है कि एक ऐसे डॉक्टर मेरी निगाह में है, मेरे कदम उनकी तरफ बढ़ चले हैं। और बहुत शुक्रिया अजय जी, आपकी जिजीविषा, विल पावर, आपकी सोच, आपकी दृष्टि और जिस ऊर्जा से आपने रेसिडेंट डॉक्टर्स के लिए ये बात की, मैं फिर उनके लिए एक बार ताली की गुजारिश आप सभी से करूंगा। क्योंकि बात सही है कि धोनी अपनी जगह हैं, विराट अपनी जगह हैं, लेकिन जैसे हमारे आज के कार्यक्रम के गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, विवेक सागर जो अर्ली 20s में हैं, 21-22 साल की उम्र है, हमारे बीच होंगे अभी। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स वो रोल प्ले करते हैं। मैं एक ऐसे डॉक्टर की तरफ आता हूं जिनके काम के बारे में मैंने बहुत सुना भी है, मेरा अनुभव भी है। बहुत ही खूबसूरत हैं, आवाज़ भी बड़ी खूबसूरत है और जब मैं उनको देखता हूं तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा गा भी सकते हैं, ये लतीफ़ा भी सुना सकते हैं और टॉकेटिव भी हैं, जो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है चिकित्सक के लिए भी। सर, कम्युनिकेशन जितना मजबूत, कन्फ्यूजन उतना कम। जी सर, आपके अनुभव। हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सब इस कोविड टाइम्स में मुझे लगता है कि वो पहले 2 हफ्ते सबसे मुश्किल थे। जी, पहले से 2 से 3 हफ्ते ही थे जब एक्चुअली डर लगता था। फिर उसके बाद साल भर कैसे निकला पता नहीं चला, न दिन समझ में आया न रात। बस पहले 2 से 3 हफ्ते ही समझ में आ रहा था कि कुछ अभी समझना जरूरी है। जब समझ में आया कि पेशेंट्स को देख रहे हैं और 2 हफ्ते तक अपने को इन्फेक्शन नहीं हुआ, इसका मतलब संभाल लेंगे, मास्क काम करता है। और प्रैक्टिकली अगर ये पूरा देश मास्क ढंग से लगाता और 5 से 10 फुट की दूरी मेंटेन करता तो ये कोविड इस देश से चला जाता। लेकिन ये नहीं गया, ये फैला क्योंकि मास्क चेहरे पे नहीं थे, सही टाइम पे नहीं थे। कुछ डॉक्टर्स को जरूर कोविड हुआ, लेकिन बहुत लोगों को नहीं हुआ जो डायरेक्टली एक्सपोज थे पेशेंट से। क्यों नहीं हुआ? केवल प्रॉपर प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया। तो शुरुआत ही डिफिकल्ट थी सर, उसके बाद चीज़ें इजी थी। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहता हूँ हमारे मैनेजमेंट को। जब शुरुआत की तो कुछ ऐसे सपोर्ट सिस्टम्स हमें प्रोवाइड किए गए जो शायद इस पूरे देश के किसी हॉस्पिटल में नहीं थे। वो मतलब कि किस तरह के सपोर्ट? एक स्पेशल हुड हमें प्रोवाइड किया गया था, क्योंकि शुरुआत में डर बहुत लगता था। जी, जब आप कोविड पेशेंट के साथ डायरेक्टली एक्सपोज होते थे तो वही एक टाइम था जो सबसे डिफिकल्ट टाइम था। तो एक प्रोटेक्शन का हुड हम लोगों को प्रोवाइड किया गया था जिसमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज हुआ था। वो नहीं भी होता तब भी हम उतना ही करते
जितना उसके साथ हमने किया, पर जब वो सर पे होता था तो हमें पता था कि हमें कुछ नहीं होगा, फॉर श्योर। एंड मुझे लगता है कि शायद ये अकेला हमारा हॉस्पिटल था जिसमें वो प्रोटेक्शन अवेलेबल था, और कहीं नहीं। मतलब मैंने जितने लोगों से पूछा, जहां पूछा, इट वाज नोवेयर। एंड शायद यही रीजन था कि हमारे हॉस्पिटल का स्टाफ का इन्फेक्शन रेट वाज वेरी लो, वेरी लो। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मैं मैडम से ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक परिवार जो ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में, क्योंकि जो भी आपकी चैलेंज है, आपके सामने एक बड़ा टास्क है, वो अगर यहाँ से उसके लिए पूरी ताकत से आपको गोला बारूद रसद मनोबल रूपी नहीं मिलती है, आप क्या, मैं भी नहीं कर सकता हूँ, कोई भी नहीं कर सकता है। मैम, आपका अनुभव किस तरह का रहा? और ये बिटिया तो बता ही रही हैं कि पापा से इन्होंने सब कुछ वही जिंदा दिली, वही हंसी और वही सारी चीजें ली हैं। आपका अनुभव प्लीज। सर, ट्रूली स्पीकिंग, स्टार्टिंग में जैसे सारे लोग डरे हुए थे, तो बीइंग हिज वाइफ मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, और लाइक रातों की नींद भी कभी कभी उड़ गई थी, नो डाउट। बट ग्रेजुअली आई हैव टू नो कि करना पड़ेगा। इट्स टाइम कि डॉक्टर पीछे नहीं हट सकते, एंड बीइंग पल्मोनोलॉजिस्ट वो तो बिल्कुल भी नहीं हट सकते। तो मैंने थोड़ा छोड़ दिया इनको बिल्कुल। अच्छा, कमाल है। ये मुझे लगता है कि छोड़ दिया शब्द जो है ये बड़ा दिलचस्प है जी। पेशेंट्स के लिए छोड़ दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि लेट हिम डू, बिकॉज 24/7 स्पेशली इन द सेकेंड वेव 24/7 ऑलमोस्ट हॉस्पिटल्स में थे, या घर पे भी होते थे तो फोन पे ही थे। वाह। तो पूरा डेडिकेटेड थे। तो मैंने भी कहा इस समय आप डेडिकेटेड रहो, क्योंकि इस समय पेशेंट्स को ऑब्वियसली ज्यादा जरूरत है जी। एक रिएक्शन इनका भी ले लीजिए आप जी। सर, वो पापा के लिए 2 शब्द वो भी कुछ कहना नहीं चाहेंगे? बोल पाएंगे सर। आपने जिस शब्द का प्रयोग किया, एक बड़ी नामचीन शख्सियत हैं लिटरेचर की, हैं तो बांग्ला लिटरेचर से, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास। उन्होंने कहा, स्त्री जब पुरुष को छोड़ती है, मुक्त करती है, तो उसका निर्माण होता है, वो इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। तो आपने जो बात की तो मुझे लगा कितनी सहजता से आपने कहा, स्त्री जब छोड़ती है, छोड़ने से मतलब ये नहीं है कि वो छोड़ना, छोड़ने का मतलब है एक ऐसी फ्रीडम जिसमें अनकंडीशनल सपोर्ट, लव, अफेक्शन और ताकत शामिल होती है कि मैं स्टूड अ रॉक की तरह खड़ी हूं आपके सामने, आप जाइए अपना काम कीजिए और मेरे पे छोड़ दीजिए ये जो घर है जहां आप आश्रय ढूंढने के लिए, शांति ढूंढने के लिए लौटते हैं। कमाल है, कमाल है। वाह, बहुत बधाई। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इस शानदार कपल के लिए। मैं एचएस सर की तरफ आऊंगा और डॉक्टर साहब भी हैं बगल में, तो मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। सर, नहीं सर, ये मुझे लगता है कि नहीं सर, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि वो हायर वैल्यूज जो आपने खुद ग्रहण की आपके टीचर्स से, और हम सब याद करना चाहेंगे इस मौके पर, कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत पर भी हम बात करेंगे कि डॉक्टर एनपी मिश्रा जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये चिकित्सकों की वो परंपरा है जिन्होंने अपने ट्रेडिशन को, आज भी है, पहले भी थी। मैं उस ट्रेडिशन पर आपसे थोड़ी बात करना चाहूंगा कि वो दौर जो अर्ली 70s और 60s का था, गांधी मेडिकल कॉलेज का, भोपाल का, आप उसे कैसे देखते हैं, कैसे याद करते हैं? बैठ के सर, कंफर्टेबल होके बैठ के आप जी। थैंक यू। सबसे पहले सबको मेरा अभिनंदन शाम की वेला पे, और मुख्यतः इसमें बहुत सारे मेरे छात्र भी हैं, बहुत सारे मेरे कलीग भी हैं, सभी को अभिनंदन। जहाँ तक मेडिकल कॉलेज का सवाल है, मैं डॉक्टर एनपी मिश्रा के संपर्क में 1960 से आया था, जब मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से आया जी। उसके बाद में सन 70 में उनका सहयोगी बना। मेडिकल कॉलेज उस जमाने में एक इस तरह की परिपाटी थी कि मेडिकल कॉलेज को सुप्रीम कोर्ट ऑफ द मेडिकल साइंस कह सकते हैं। ये स्थिति है कि ये था कि कोई भी कहीं भी किसी तरीके का हो, मेडिकल कॉलेज में अगर एक बार चला गया तो उसकी चिकित्सा का भरपूर उसको लाभ दिया जाएगा, या वो सोचता था बनीमन कि मैं जरूर अच्छा हो जाऊंगा। एक मन में इस तरीके की भावना उसके रहती थी, और ये बार बार धीरे धीरे परिलक्षित होती भी गई धीरे धीरे। और
धीरे धीरे डिपार्टमेंट भी बढ़ते चले और बच्चे भी, जैसे डॉक्टर अजय भाई ने कहा भी कि रेसिडेंट हर अस्पताल की रीढ़ की हड्डी होती है, बिल्कुल ठीक है। वही काम करते हैं। और ईमानदारी की बात, सारा ध्येय और सारा जो कुछ है, या जिसको कहें कि पारितोषिक, वो उसके सीनियर टीचर ले जाते हैं या सीनियर लोग ले जाते हैं, जो कि है। पर करने वाले, काम करने वाले जो होते हैं वो रेसिडेंट ही होते हैं। हाउस सर्जन और रेसिडेंट ही अस्पताल को बनाते हैं, अस्पताल का ऊंचा उठाते हैं और उसमें चार चांद लगाते हैं। वहाँ के कंसल्टेंट जो भी हैं उनकी गाइडेंस में करते हैं। परंतु उस ज़माने में एक सबसे बड़ी बात हुआ करती थी, ये मेहनत बहुत होती थी। हम लोग जब हाउस सर्जन थे तो 2 या 3 दिन घर नहीं आते थे, हफ्ते में सिर्फ 2-3 दिन घर आने मिलता था, बाकी समय अस्पताल में बिजी रहता था। क्योंकि और सीखने का सबसे बड़ा मौका उसी समय होता है। गांधी चिकित्सा महाविद्यालय धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते डॉक्टर एन.पी. शाह के ज़माने में और उत्तर उत्तर प्रगति करता रहा। उन्होंने हर डिपार्टमेंट को डेवलप करने की कोशिश की और जिस डिपार्टमेंट में जो यानी मेडिसिन में थे तो कार्डियोलॉजी डेवलप करना है, नेफ्रोलॉजी डेवलप करना है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, उसमें उस डॉक्टर को पहले वे ट्रेनिंग के लिए भेज दिया करते थे। जैसे मेरे को जब उन्होंने 75 में आईसीयू चालू करना था तो मुझे बॉम्बे भेज दिया कि ट्रेनिंग लेके आओ पहले, फिर बाद उसके बाद में इकोकार्डियोग्राफी 1984 में पूरे हिंदुस्तान में समय सिर्फ 3 मशीनें थी, एक मशीन भोपाल में थी, तो सबसे पहले मुझे उन्होंने ट्रेनिंग लेने भेजा। तो इस तरीके से विधाएं चलती रही, धीरे धीरे काम बढ़ता रहा और एक निश्चित स्थान पर पहुंच गया। और अब गांधी चिकित्सा महाविद्यालय दूसरा रूप धारण कर लिया। मुझे विश्वास है कि नए रूप में भी एक अच्छा उदाहरण पेश करेगा और यहाँ से उत्कृष्ट डॉक्टर निकलेंगे और गांधी चिकित्सा महाविद्यालय का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल मेरी उम्मीद है। बहुत धन्यवाद आपको सर। और आपके चेहरे पे जो सुकून है सर, जो शांति है, वो उस बैठें सर आप प्लीज, उसका मूल्य कुछ नहीं है सर। मतलब दुनिया में वो कभी पैसे दे के या ढेर सारा वो सब कुछ करके भी हासिल नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, ईमानदारी की बात, डॉक्टरों को पैसे के मामले में जब भी कहते हैं, मैं जानता हूं, मानता हूं, डॉक्टर पैसे के लिए कभी लालायित नहीं होता। ये गलत नोशन है। डॉक्टर पैसा नहीं मांगता, डॉक्टर को मरीज अपने आप पैसा देता है। डॉक्टर किसी के जेब में हाथ डाल के पैसा नहीं निकालता। ये तो हरदम जबरदस्ती में बदनाम किया जाता है, पर है नहीं ऐसा। दिल से करता है, लगन से करता है। नहीं तो आज कोविड में जो आज स्थिति हिंदुस्तान की है वो नहीं रहती। अगर वो अपने दिल से, आत्मा से नहीं करता, अपनी लगन से नहीं करता डॉक्टर, तो आज ये देश ये स्थिति नहीं देख पाता। तो बहुत धन्यवाद सर। और एक किस्म की मुझे लगता है कि एक इंस्टीट्यूशन जब डेवलप होता है, जिस इंस्टीट्यूशन की बात एचएस सर ने की, तो आपको उन लोगों को लेकर एक डिवोशन और डेडिकेशन के साथ भी जाना पड़ता है जो टीचर बिरादरी की तरफ इशारा करता है। राज कपूर साहब का एक किस्सा मुझे ध्यान आता है कि उनके पिताजी ने, जब वो बतौर क्लैप बॉय काम करते थे और एक डायरेक्टर होते थे अर्ली 50s के केदार शर्मा, तो जब वो उनके साथ काम करते थे तो पृथ्वीराज कपूर को लगा कि मेरे लड़के में कहीं ये गुरूर ना हो कि वो इतने बड़े कपूर खानदान का चश्मे नूर है। उन्होंने केदार शर्मा को कहा कि इसकी कोई कमजोरी आप देखें तो इसको वहीं पर इसको समझा दें कि इसकी हैसियत क्या है। केदार शर्मा ने कहा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल आप कर सकते हैं। और वो मौका आ गया। राज कपूर 17-18 साल के थे, बार बार वो ग्रीन रूम में जाकर मिरर देखते थे, आईना देखते थे। एक दिन जानबूझकर केदार शर्मा को मालूम पड़ा कि राज कपूर ग्रीन रूम में गए हैं। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, राज कहां है? राज को ढूंढा गया तो राज आईने के सामने बाल संवार रहे थे। उन्होंने कहा, इधर आओ। और पूरी ताकत से पूरी यूनिट के सामने एक झन्नाटेदार थप्पड़ राज कपूर के चेहरे पे जड़ा। लेकिन यह थप्पड़ बड़ा क्रिएटिव थप्पड़ होता है सर। ये कई बार फिजिकल भी होता है, कई बार फिजिकल नहीं भी होता है, कई बार ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे लगता है। लेकिन थप्पड़ बड़ा जरूरी है। ये स्लैप जो है, ये अगर हमारी अंतरात्मा को चैतन्य करता है तो मुझे लगता है कि एक मोरालिटी का भी स्लैप है। मैं चलूंगा डॉक्टर स्कंद त्रिवेदी सर की तरफ।
जिनको मीडिया से भी मैं क्या कहूँ उसको, रार भी है, मनुहार भी है, शिकायत भी है कि भैया तुम ये जैकेट वाले जो हो ना, जो बैठ जाते हो और कई बार लगता है कि तुम्हें देख के कन्नी लगानी पड़ेगी। भोपाल में कहते हैं ना पतंग उड़ाते हुए, एक ही तरफ झुक रहे हो यार, एक ही तरफ झुक रहे हो, थोड़े बैलेंस रहो यार, न्यूट्रल रहो थोड़े। तो डॉक्टर साहब का जो रिएक्शन होता है बड़ा जबरदस्त होता है, कमाल होता है, लाजवाब होता है पूरे इस आज जिस विषय पे हम बात कर रहे हैं। सर एक आपका एक्सपर्ट कमेंट। मेरे ख्याल से आज जो फंक्शन रखा गया डॉक्टर्स के लिए और कोविड की बात चल रही थी, तो मेरे ख्याल से हमने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा। जो लोग भोपाल को बिलोंग करते हैं उन्होंने शायद गैस ट्रेजेडी देखी थी, लेकिन गैस ट्रेजेडी तो एक लिमिटेड जगह थी। ये जो मंजर था बड़ा अलग था। और जब हम सभी लोग डरे हुए थे, बुरी तरह से डरे हुए थे, जब बात आई कोविड सेंटर शुरू करने की तो वॉलंटियर्स नहीं थे जी। अश्विनी शेर जरूर बन रहा है लेकिन इतना बड़ा शेर था नहीं तो उसमें एक शेर था जो वाकई शेर था, जिसने वॉलंटियर किया जी, उसका मैं नाम लेना चाहूँगा, और जिसने कहा कि सर मैं जाऊँगा। और शायद हमारे हॉस्पिटल का वो पहला डॉक्टर था, डॉक्टर अजय जैन। कमाल, तालियां होनी चाहिए जैन साहब के लिए जी। उसने वॉलंटियर किया कि सर डॉक्टर जैन हमारे बीच में है। सर वो हैं और रहेंगे भी सर जी। तो उनका एग्जाम्पल देके उनकी दम पर मेरे ख्याल से हमारे यहाँ के सारे डॉक्टर्स आए। ऑफ कोर्स मैंने बताया नहीं था किसी को, लेकिन अजय जैन का जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे कोविड सेंटर में, इसी तरह के बहुत सारे अजय जैन होंगे अलग अलग अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजेस में। तो सबसे गंभीर बात यह है कि एक आदमी आगे बढ़ता है और उसके पीछे सब हो लेते हैं। तो अजय जैन, वी आर सो मच प्राउड ऑफ यू, थैंक यू फॉर मेकिंग अस प्राउड। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और एक बड़ा खूबसूरत शेर है, आपकी नज़र है जैन साहब। थोड़ी दिलचस्पी इस उम्र बढ़ने के साथ थोड़ी और बढ़ती है दिलचस्पी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो अजय जैन न जाने देश के अलग अलग हिस्सों में जिन्होंने इस कारवां को, इस कॉन्वॉय को लीड किया, नेतृत्व करता बने। सर कैसा अनुभव था? डरे पहले, झिझके पहले, एक शहादत का भी जज्बा रहा जैसा हम सैनिकों के लिए, हमारे मिलिट्री ऑफिशियल्स के लिए सुनते हैं। किस तरह की फीलिंग थी सर? बहुत 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 याद कीजिए, रिकॉल कीजिए उसको। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय जैन, बंसल हॉस्पिटल। उस समय डर तो बहुत था सर, बट प्रेशर भी था। वो प्रेशर ये था कि मरीज जो हैं वो हमारे हॉस्पिटल पे ट्रस्ट करते हैं सर, कि हम बंसल में जाएंगे तो हमारा काम सब कुछ सही होगा और हम ठीक होकर ही लौटेंगे घर। क्या बात। और वही जो उनका विश्वास था वही हम जीतना चाहते थे, और मैं चाहता था कि ये विश्वास बना रहे। इसीलिए सर हम लोगों ने एक टीम तैयार करी सर, और जिसमें मैनेजमेंट ने हमारा पूरा सहयोग दिया सर। हर प्रकार से मैनेजमेंट ने हमारा पूरा सभी चीज़ों में सहयोग दिया। और जो डॉक्टर्स की टीम थी, प्रोटोकॉल्स बनाए गए, कैसे हम लोग सेफ्टी मार्जिन रखेंगे जी, हम कैसे सेफ रहेंगे, आगे पेशेंट्स को कैसे हम ठीक करेंगे, तो सब प्रोटोकॉल्स बनाए गए और फिर उसमें काम किया गया जी। और मरीज का और मरीज के परिजनों का जो विश्वास था कि हम बंसल हॉस्पिटल आएंगे तो हम ठीक होके जाएंगे, वो प्रेशर था। और वो हमारे ऊपर भी था कि हमें कैसे भी करके तन मन धन जो कुछ भी हो, बट मरीज को ठीक करके भेजना है जी। और पूरे सेंट्रल इंडिया में सर हमारा एक ऐसा हॉस्पिटल है, एक सेंटर है जहां से बहुत ही कम मॉर्टेलिटी हुई होंगी सर कोविड में। जी 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 सर हमने इवन 92, 93 ईयर के भी जो पेशेंट आते थे उनको भी ठीक करके भेजा है सर हमने। भगवान तो नहीं है हम लोग, लेकिन यह कोशिश पूरी करते हैं सर। एक शेर था, हालांकि वो पॉलिटिकल रेफरेंस में था और बहुत अच्छे रेफरेंस में नहीं माना गया था।
जिन अब वो इस दुनिया में भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। लेकिन आपने जो कहा है, मैं उस शेर को यहाँ लाता हूँ कि डॉक्टर खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। निश्चित तौर पर आप हमारे बीच में चेयरमैन अनिल बंसल जी भी हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। आपसे भी अपेक्षा है, तालियों से थोड़ा स्वागत कीजिए। और एक कार्यक्रम जो हमने अभी शुरू किया है, जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी उम्र थोड़ी, अब उस उम्र में तो आ ही गया हूं जिस उम्र में आपको थोड़ा दीन दुनिया धर्म ये भी देखना चाहिए। उस कार्यक्रम का नाम है हे प्रभु आनंददाता। उसमें जो हमारे बड़े इमिनेंट गेस्ट हैं जो हमें बताते हैं, वो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जीवन में द्वंद्व ना हो, डायलेमा ना हो, क्या करें? उन्होंने कहा द्वैत नहीं होना चाहिए, ड्युअलिटी नहीं होना चाहिए। अर्जुन के मन में ड्युअलिटी थी, द्वैत था, हालांकि सकारात्मक था, इसीलिए गीता प्रकट हुई, लेकिन द्वैत था अर्जुन के मन में कि कैसे करूं, ये तो मेरे ताऊजी हैं, इन्होंने तो बचपन में खिलाया है, ये तो मेरे भाई हैं, इन्हीं को मैं तीरों से भेद दूं। और इतने डरे कि दुनिया का महान धनुर्धर ऐसे कांप रहा था कि जैसे कोई हिस्टीरिया का मरीज है या जिसको जूड़ी का बुखार हो गया। लेकिन ये द्वैत अगर नहीं है आपके मन में, अब देखिए वहां सब लोग हैं, सब तैयार है, किसी के मन में द्वैत नहीं है कि इनको मारना है, इनको मारना है, इनको मारना है। तो द्वैत नहीं है जैन साहब आपके मन में, डुअलिटी नहीं थी, करना है, करना है तो करना है। फिर मैं आपकी तरफ आता हूं मैम, मैं बड़ा आपका प्रशंसक हूं, क्योंकि शेर तो हमने खूब सुना है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी में उसका रिफ्लेक्शन खूब चमकता है। प्लीज अपने अनुभव जरूर हमारे साथ बांटें। थैंक यू वेरी मच। वेल, कोविड के टाइम में मेरे घर वालों ने और सब फ्रेंड्स और बहुत लोगों ने बोला कि आपने तो पूरी मिलिट्री की सर्विस ठीक कर ली है और पेंशनेबल है, आपको क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है इसमें इतना खतरा लेने की, बिकॉज़ ईएनटी में तो एक्सपोजर बहुत होता है। और मेरा मन तो कभी मानता नहीं है कि एग्जामिनेशन ठीक से ना करें और डायग्नोसिस गलत हो जाए। तो मेरे जो डॉटर है वो भी ईएनटी स्पेशलिस्ट है, दामाद भी ईएनटी स्पेशलिस्ट है, वो हमारे हमीदिया हॉस्पिटल में ही है। हम 3 लोग हो जाते हैं। तो उनका भी कहना था कि तुम डाइव मत मारा करो पेशेंट के मुंह के अंदर, और इतना अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कोविड का समय है। लेकिन मुझे कहाँ से इंस्पिरेशन मिलता था, जब मैं अपने सफाई कर्मचारियों को देखती थी और बाकी जो लोअर स्टाफ है, मैं सोचती थी कि लुक एट देम, ये कैसे काम करते हैं, इनका काम तो बहुत ही मतलब और भी मुश्किल रहता है, तो ये तो कर रहे हैं ना बिना चू चपट किए, बिना कुछ किए, ये तो कोई भागे नहीं मैदान छोड़कर। तो ये जब मैदान छोड़कर नहीं भाग सकते, इसमें से किसी ने ऐसा तो नहीं कहा कि हम ड्यूटी पर नहीं आएंगे, हम काम नहीं करेंगे, तो फिर हमारा कैसे बनता है? हाउ कैन वी लीव एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस व्हेन इट इज सो इम्पॉर्टेंट टू बी देयर? तो आई स्टक टू माई गन्स, आई स्टेड देयर। आई गॉट COVID, but of course, with God's grace, I came out. It was a mild COVID. And my 2 supports, my daughter and my son-in-law, both of did a wonderful job in Hamidia. You can ask everybody who works there. They are also in the ENT department. So उनसे बहुत support मिला। हम तीनों का share हमेशा, we could discuss our cases, we could decide। अभी जब black fungus आया, तब तो ENT वालों की पूरी एक तरह से उस टर्म में बोले तो वाट लग गई। तो हमने लेकिन बहुत सीखा और हमारा तजुर्बा और भी बढ़ा, और वी आर वेरी हैप्पी दैट वी ऑल कम आउट ऑफ इट। सो थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू मैम, सो नाइस ऑफ यू कि आपने इतने बेहतरीन शब्दों में अपनी बात भी रखी। विवेक सागर जिन्होंने हमारा गौरव बढ़ाया और ओलंपिक में 40 सालों का सूखा तोड़ा, वो आ चुके हैं, कुछ ही देर में हमारे बीच होंगे। एक छोटी सी बातचीत हम उनसे भी करेंगे, लेकिन जो बात आपने कही वो बड़ी मार्के की बात है। और 70 के दशक की एक बड़ी चर्चित फिल्म थी जिसमें हमने डॉक्टर्स और पेशेंट्स के रिश्तों को रीडिस्कवर किया था, आनंद, जिसमें एक डॉक्टर
पेशेंट का इलाज करते करते वो उस शपथ से बंधा है कि मेरा भावनात्मक लगाव नहीं होगा किसी भी पेशेंट से, क्या लेकिन ऐसा होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट से प्यार ना करे और उस पेशेंट से जिसमें कुछ अलग है, जैसा राजेश खन्ना का किरदार था उस फिल्म में? तो निश्चित तौर पर आप में से बहुत सारे लोग उस गहरी तकलीफ से भी गुजरे होंगे, उस पीड़ा